नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं दो आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, भारत सरकार बहुत सारे कानून हर साल बनाती है। कई सारे कानून ऐसे होते हैं जो कि जनता को पसंद नहीं आते हैं या फिर जनता के अधिकारों के वो विरुद्ध होते हैं। तो ऐसे कानूनों को बाद में सरकार को या तो खुद ही डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, या तो फिर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद आगे आता है और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इस प्रकार के जो कानून हैं उनको वो रद्द करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सरकार आखिर ऐसे कानून बना ही क्यों रही है? क्या सरकार को सलाह देने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि सरकार को लीगल सलाह दे सके कि कानून के द्वारा इसको रद्द किया जा सकता है, ऐसा कानून मत बनाइए आप। इसके लिए सरकार ने एक नई संस्था स्थापित करने की बात कही है जिसका नाम है लीगल एडवाइजरी काउंसिल। केंद्र सरकार के पास में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी है, दूसरे हाथ में एक और ये संस्था आ गई है। लेकिन जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है ये संस्था, जो कि सरकार को बहुत कहना चाहिए महत्वपूर्ण जानकारी देगी। आप जो नियम कानून बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या ये रद्द किया जा सकता, क्या जनता को पसंद नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें एलएसी देखेगा। सेकंड वाला जो आर्टिकल रहने वाला है, आज के समय में तेजी के साथ में जो उभरते न्यूज़ चैनल हैं, उभरते जो यूट्यूबर्स लोग हैं, जो कि कहना चाहिए अच्छा खासा कमाई तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए। फॉलोअर्स ज़्यादा होने का मतलब ये है इनकी तरफ से किसी प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। जैसे कि इस बार ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव हुआ था इसमें सरकार तो 400 पार का नारा दे रही थी। अब ज़्यादातर टीवी चैनल आप उठा करके देखेंगे तो सब में बस वही चीज़ दिखाया जाता है जो कि कहना चाहिए दिखाया जाना चाहिए सरकार के हिसाब से। तो ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए लोग क्या है ना, अपना यूट्यूब चैनल खोल करके स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं उस चीज़ को काउंटर करने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ध्रुव राठी की बात करें, रवीश कुमार की बात करें, तो इस क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस बार का जो चुनाव था ये दो यूट्यूबर्स की वजह से प्रभावित हुआ है, ऐसा मतलब क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। तो अब सरकार भी क्या चाहती है ना, सरकार इनके ऊपर कंट्रोल चाहती है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून ले लाए हैं। उन कानूनों की यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर फिर से लाइसेंस राज स्थापित हो रहा है, जैसे कि पहले। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि भारत सरकार को सलाह देने वाली कुछ संस्थाओं की बात करता है। उन संस्थाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है लीगल एडवाइजरी काउंसिल। अब ये जो संस्था है कितनी सफल होने वाली है ये तो आने वाले समय में ही हमको दिखाई देगा। आज 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, निबंध लिखना है, वाद विवाद करना है, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। ये देखिए, लीगल इनपुट्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कानूनी सलाह देना है, लीगल इनपुट चाहिए। कौन देगा? वेल स्ट्रक्चर्ड थिंक टैंक देगा। थिंक टैंक मतलब एक प्रकार से संस्थाएं होती हैं, जैसे कि योजना आयोग है, वो भी एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, सलाह भी देने का काम करता है। इसके अलावा लीगल एडवाइजरी काउंसिल है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये क्या काम करते हैं? सरकार को सलाह भी देने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको थिंक टैंक्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो थिंक टैंक होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, तब जाकर के ये थिंक टैंक क्लैरिफाई कर पाएंगे सर्टेन लेजिस्लेशन के रियल इंटेंट को। सरकार कानून तो ज़रूर बना देती है, लेकिन सरकार बता नहीं पाती है कि इसके पीछे सरकार का इंटेंट क्या है। इसलिए इस प्रकार के जो थिंक टैंकर्स हैं ना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सरकार को सलाह मशविरा देने के लिए।
तो यदि हम बात करें जो वेल स्ट्रक्चर्ड थिंक टैंक्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए जो बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये एक स्कोप रहता है कि जो प्रोसेस ऑफ लीगल कंसल्टेंसी है इसके ऊपर रिव्यू किया जा सके। सरकार क्या है इसके ऊपर रिव्यू करती है लीगल मैटर के ऊपर। वहीं यदि हम बात करें, इससे ये पता चल जाता है कि सरकार ने यदि कोई लेजिस्लेशन बनाई है, विधेयक पारित करी है, कानून पारित करी है, तो उसके पीछे क्या रियल कंटेंट है, क्या रियल उनका इंटेंट है। अब हम ये चाह रहे हैं कि लीगल एडवाइजरी काउंसिल स्थापित करें ताकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, ये कैसे करके सरकार की सहायता कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं, हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिले हैं जहां पर सरकार ने जो कानून बनाई है ना, उन कानूनों को रद्द करना पड़ गया है। ऐसे बहुत सारे कानून पारित किए गए थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ना, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई थी। ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है का मतलब ये है कि जैसे कि पता चला कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो बहुत सारा पैसा दे रहा है किसको? बीजेपी को। अब बीजेपी चूंकि सत्ता में है, कौन पैसा दे रहा है ये मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम कि वो उस बड़ी कंपनी के मालिक ने बीजेपी को पैसा दिया है, लेकिन बीजेपी को पता चल जाता है क्योंकि वो सत्ता में है और पैसा एसबीआई में जा रहा है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है, जबकि मुझे जानने का हक है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा हाँ सरकार तो बीजेपी तो उसके हिसाब से काम कर रही है, मैं क्वेश्चन खड़ा कर सकता हूँ ना। इसीलिए तो सरकार जब ये कानून लाई थी ना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाला, तो उस समय में उसमें ये प्रावधान रखा गया था कि भाई जो दान करता है उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद सरकार एक और कानून लेकर के आई थी, पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं आधार एक्ट 2016 की। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016 की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं यदि हम इस कानून की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें भी कुछ कुछ इंटरवेंशन करना पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के माध्यम से। तब जाकर के कुछ कुछ डिसीजन आए थे कि बैंक में खाता खोलना है, किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है तो बेचारा क्या करेगा। ऐसे भी और बहुत सारी जो कंपलसरी जगह थी ना, वहाँ पर बोला गया कि नहीं दूसरी आईडी भी चल जाएगी, कोई आधार कार्ड ही नहीं है। अब आगे यदि हम बात करें चौथे नंबर, एक और जो कानून है, जैसे कि सरकार ने हाल फिलहाल में अभी एक कानून पारित किया था, वो कौन सा कानून था? हिट एंड रन लॉ इन इंडिया। अब ये जो कानून लाई थी सरकार, ये ट्रक ड्राइवर लोग जो एक्सीडेंट करके कूद करके भाग जाते हैं ना, तो उनके ऊपर हैवी पेनाल्टी की व्यवस्था रखी गई थी। अब ट्रक ड्राइवर वाले बोलते हैं आप तो एक तो उनको कंपनसेशन दे देते हैं कहीं बहुत बड़ा हादसा होता है, तो अब आप तो कंपनसेशन दे रहे हैं, अब उल्टा हमें बोल रहे हो कि इसकी भरपाई हम ही लोग करेंगे। ऊपर से ये लोग मार अलग खाते हैं, ठीक है। तो ये जो हिट एंड रन लॉ था, इसका भी बहुत ज़्यादा पूरे भारत भर में विरोध देखने को मिला था, बहुत जगह पर हमको तो बंद भी देखने को मिला था। तो जो अंडर सेक्शन 106(2) जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की, ये भी एक केस ऑफ पॉइंट माना जाता है। इस कानून के माध्यम से सरकार ने क्या काम करी थी, पेनाल्टी लगाई थी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट। पेनाल्टी तो देना ही है आपको, 10 साल की जेल भी होगी यदि कोई पर्सन इन्वॉल्व रहता है एक एक्सीडेंट में और भाग जाता है बिना किसी रिपोर्टिंग के पुलिस ऑफिसर्स को या फिर मजिस्ट्रेट को। तो ये जो है, जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन करके सामने आया था, ठीक है। उनका कहना था ये जो कानून है ना, इनके खिलाफ में लाया गया है,
एंड हमारे साथ में भेदभाव करता है, जबकि एक्चुअल सरकमस्टेंसेस अलग ही होती हैं। इसमें हमको नेशन वाइड स्ट्राइक देखने को मिला था, कॉल ऑफ किया गया था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सरकार भी काफ़ी परेशान रही थी इस प्रकार की जब घटनाएं घटित हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर इस प्रकार के एग्जाम्पल हमको देखने को क्यों मिल रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है ऐसा। तो देखिए, इस प्रकार के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस प्रकार के इश्यू आ रहे हैं देखने को, इसका रीज़न है हमारे पास में एडुक्वेट एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं रखा गया है कि हम किसी भी कानून की लीगल वायबिलिटी को जांच कर सकें, इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकें, ठीक है। और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यदि हमको इस गैप को फिल करना है। तो क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है? सबसे पहले तो हमारे पास में लीगल एडुक्वेट एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए कि हम उसका एग्जामिनेशन कर सकें, हम जो विधेयक पारित किए हैं। लीगल वायबिलिटी का पता लगाया जा सके, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका भी पता लगाया जा सके, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पब्लिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, ये तो खाली बच्चों को शिक्षित करने के लिए नहीं है। जब सरकार ने इनका निर्माण किया था शुरू में, तो ये भी उद्देश्य रखा गया था कि भाई इस प्रकार के गैप को हम कैसे करके फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर एक्सपर्टाइज है, नॉलेज है एंड रिसोर्सेस है, तो इनको जो है इन यूनिवर्सिटीज़ का भी सहारा लेना चाहिए, तब जाकर के कहना चाहिए कोई भी कानून के ऊपर आगे बात बढ़ाना चाहिए। तीसरी नंबर की बात यह है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्ट 2008 है, वो कहता है अंडरटेकिंग ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू लॉ लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एज एन ऑब्जेक्ट। खुद जो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बनाई गई थी 2008 में, इसमें खुद बोला गया था इस संस्था में हम स्टडी करेंगे, ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट चलाएंगे जो कि कानून से रिलेटेड रहेंगे, लेजिस्लेशन से रिलेटेड रहेंगे, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड रहेंगे। तो फिर इनको आप पूछते क्यों नहीं हैं? साथ ही साथ रेगुलर रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च रेफरेंस की ज़रूरत है इस प्रकार के लेजिस्लेटिव एरियाज़ में। अगली जो हमको कमी दिखाई देती है वो क्या है, हमने एक कमेटी बनाए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये काम किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, एंड जो नॉमिनेशन है वन ऑफ द ऑथर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑन द राइट टू रिपेयर इज प्राइम एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी ताकि बेहतर सुझाव दिया जा सके किसको, सरकार को। अब हम बात करते हैं जो चैलेंजेस है उसको कैसे करके कम किया जा सकता है। तो एक संस्था है जिसका नाम है LAC, ठीक है। तो ये जो LAC संस्था बनाई जा रही है, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसा कि EAC प्रधानमंत्री के ऑफिस को सलाह देने का काम करता है, ठीक है। एड एंड असिस्टेंट दे रहा है किसको, प्रधानमंत्री को, EAC। ठीक इसी प्रकार से हमने एक और संस्था बना ली है जिसका नाम है LAC, लीगल एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है, गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी उनका, ठीक है। तो इसके अलावा एनालिसिस किया जाता है क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आउटकम आएगा किसी भी प्रकार के कंटेम्पलेटेड लॉ का, ठीक है, अपॉन रेफरेंस बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड शो मोटो लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस। प्रधानमंत्री यहाँ पर किसी कानून को भेज सकते हैं कि भाई इसकी जांच पड़ताल करी जाए, या फिर ये सो मोटो भी ले सकता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है किसी कानून के बारे में कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं ये जो LAC संस्था बनाई गई है, यहाँ पर हमको कौन कौन सी चीज़ें शामिल देखने को मिलेंगी। जैसे कि इसमें बहुत सारे ज्यूरिस्टिस्ट लोग बैठेंगे, एकेडमिशियन बैठेंगी, रिसर्चर, स्पेशलाइजेशन अलग अलग फील्ड वाले लोग बैठेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली लेजिस्लेटेड upon by government such as criminal law, trade law, international law, business law and taxation।
ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जिनको बहुत सारी क्षेत्रों की जानकारी है, जैसे कि टैक्सेशन है, बिजनेस लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ट्रेड लॉ, क्रिमिनल लॉ, इनके बारे में सब उनको पूरी जानकारी है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें वर्सेस हम बात कर रहे हैं LAC की। देखिए, देखने में और बोलने में तो दोनों संस्थाएं हमको एक सी ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। और नई जो संस्था है ना LAC, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। LCI फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में, एंड बोला जा रहा है जो LAC है वो काम करेगी PMO ऑफिस से जस्ट ये जुड़ी हुई रहेगी। LCI किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, लेकिन जो LAC है वो डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है ना उसके साथ में ये जुड़ी रहेगी। LCI प्राइमर तौर पर, ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, रिकमेंडेशन देता है कि आपको रिफॉर्म करना है इस कानून में। इसके चलते चलते क्या होता है ना, ये कोई काम की संस्था नहीं रह जाती, क्योंकि ये पुराने कानून के ऊपर ही बात करता है। वहीं ये जो नई संस्था बनाई जा रही है ये क्या कहती है, आपने जो विधेयक पारित करे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे एंड कौन कौन सी इसमें कमियां हैं यदि आप फाइनलाइज करेंगे इस लेजिस्लेशन को या फिर इस पॉलिसीज़ को। तो अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट है एंड जो LCI है उसमें बहुत कम एंगेजमेंट हमको देखने को मिलता है। फैक्ट वाली बात ये हो गई है कि भाई ऐसे हमारे पास में बहुत सारे लीगल इश्यूज मौजूद हैं जिसमें इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है। केवल और केवल अभी तक 4 रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई हैं 22वें नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 से लेकर के 2024 तक, ठीक है। और ये रेफरेंस किसकी तरफ से दिया गया था? केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब देखिए, LCI has also been criticized for being ineffective since only 50% of their recommendation to the date have been implemented. अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये करो वो करो, 10 ठो सुझाव दिया है तो मात्र 5 सुझाव केंद्र सरकार ने मानी है। अभी तक उसने 4.19 रिपोर्ट तैयार करी है पर ईयर के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं ये कितना पिछड़ी हुई संस्था है। इसलिए सरकार कह रही है नहीं, हम LCI की जगह LAC लेकर के आएंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखने वाले हैं दोस्तों कैसे करके आज के समय में जो डिजिटल क्रिएटर्स लोग हैं, यूट्यूबर्स लोग हैं, ठीक है, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और अपनी खुल कर के बात रखते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने से हिचकते नहीं हैं। इससे क्या है, सरकार का जो सिस्टम है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। जैसे BJP ने टारगेट रखी थी अब की बार 400 पार, वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले तो चलो ठीक है, टीवी में जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो तो अच्छा ही दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो सरकार क्या काम करती है, ऐसे लोगों को दबाने के लिए फिर सरकार कानून लेकर के आई है। इस कानून का नाम है ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। इसके माध्यम से जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, ठीक है, इसको अब रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जबकि जो OTT प्लेटफार्म्स होते हैं इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक इंटीमेशन, ठीक है, इंटीमेशन प्रोवाइड करने की इनको ज़रूरत पड़ेगी इस ब्रॉडकास्टिंग कानून 2024 के माध्यम से, ठीक है। मतलब कुछ कहने या ज्ञापित करने की प्रक्रिया, सूचना, प्रज्ञापन, मुझे कोई चीज़ बताना है, बताने के पहले कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे सरकार के पास जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था अब सरकार करने वाली है इस कानून के माध्यम से। अब वहीं यदि हम बात कर लें इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी की, ठीक है, तो ये जो कानून लाया गया है ये पुराने वाला जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 है इसको रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। इसने क्या काम किया है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत अब हम कवर करेंगे OTT प्लेटफार्म को,
ओवर द टॉप कंटेंट एंड डिजिटल न्यूज़ करंट अफेयर, जिसको करेंटली रेगुलेटेड किया जा रहा है आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से। अब आईटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए थोड़ा सा अपना दबाव बढ़ा दिया है, तो सरकार सोच रही है हम एक और नया कानून ला लेते हैं अलग से। इस बिल के माध्यम से सरकार रेगुलेट करेगी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ न्यूज़ को, करंट अफेयर प्रोग्राम को। इसमें प्रिंट न्यूज़ को हटा दिया गया है। अब आप सोच लीजिए, कोई व्यक्ति करंट अफेयर बता रहा है, ठीक है, न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो भी सरकार उसको अब रेगुलेट करना चालू कर दे रही। इसी को तो बोलते हैं नया लाइसेंस राज स्थापित हो रहा है। इस प्रकार के जो प्रोग्राम हैं इनको कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब प्रोग्राम कोड को फॉलो करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कोड को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें सेल्फ रेगुलेशन की भी व्यवस्था रखी गई है। सेल्फ रेगुलेशन है इसमें, साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको स्थापना करना पड़ेगा एंड इस्टेब्लिश किया जाएगा एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल, जो कि सरकार अपनी तरफ से स्थापित करेगी। पेनाल्टी की यदि हम बात करें तो इसमें यदि कोई व्यक्ति नियम कानूनों का उल्लंघन करता है ना, तो जैसे कि एडवाइजरी जो जारी करी गई है, वार्निंग, सेंसर, मॉनेटरी पेनाल्टीज लगाई जा सकती है ऑपरेटर एंड ब्रॉडकास्टर के ऊपर। उसको जेल भी भेजा जा सकता है या फिर उसको फाइन भी लगाया जा सकता है सीवियर ऑफेंस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन पा लिया है फॉल्स एफिडेविट के माध्यम से, तो ये सीवियर अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यही हो गई है ना, इस कानून के माध्यम से अब जो है ना, जो यूट्यूबर लोग हैं उनको प्रॉब्लम खड़ी जरूर होगी। ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024 की बात करें, जो कि रिकॉग्नाइज करती है 3 टू इट्स पावर, इट एम टू न्यूटर डिजिटल क्रिएटर अंडर द ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2024। तो जो डिजिटल क्रिएटर हैं उनको अब सरकार ने इस कानून के अंतर में ले ली है। अब अभी 2 ठो जो CSDS लोक नीति सर्वे कंडक्ट कराए गए थे, इसमें कुछ हमको आंकड़े मिले हैं। यहाँ पर जो है 642 मिलियन वोटर्स एंड जो 924 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो सर्वे हैं इसमें 1000 ऑफ रिस्पोंडेंट को कवर किया गया था। ये रिपोर्टें हाईलाइट करते हैं कि कैसे करके डिजिटल मीडिया तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है, न केवल शहरों में, आज के समय में गांव देहात में भी डिजिटल मीडिया तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। 29% लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं डेली डिजिटल प्लेटफार्म में, यूट्यूब में, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। 18% लोग ऐसे हैं जो कि ओकेजनली ऐसा करते हैं, मतलब कभी कभार देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालांकि ये जो चीज़ है, टेलीविज़न की बात करें 42% है, लेकिन इसने सरपास कर दिया है न्यूज़पेपर को, ठीक है, एंड रेडियो को भी सरपास कर दिया है। किसने? डिजिटल प्लेटफार्म ने। हालांकि टेलीविज़न में लोग ज़्यादा देखते हैं, और टेलीविज़न में आजकल क्या दिखाया जा रहा है तो समझ में ही नहीं आता कि ये लोग चीन पाकिस्तान के अलावा कुछ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, व्हाट्सएप 35%, यूट्यूब 32%, फेसबुक 24%, इंस्टाग्राम 18%, ट्विटर 6.5%, ठीक है। यहाँ से ये लोग क्या है कहना चाहिए, जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफार्म से। डिजिटल प्लेटफार्म में क्या क्या आ गया है? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। कई बार एक दिन में ये लोग देखते हैं, इनको खोलते हैं, यहाँ से जानकारी हासिल करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि टीवी आजकल लोग देखना कम कर दिए हैं, तो जो उसका डोमिनेंस है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और टीवी की डोमिनेंस के चलते चलते ही कहना चाहिए बीजेपी सत्ता में आई थी, ठीक है,
क्योंकि सरकार आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए। आप यहाँ तक देखेंगे ना, मंगल लक्ष्मी वाला सीरियल चल रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो आ गया, कमल का बटन दबाने के लिए आ गया। मतलब सरकार ने कहीं कोई चीज़ छोड़ी नहीं है टीवी में, ऐसा हो गया। दैनिक भास्कर का पेज आप उठा करके देखेंगे तो फ्रंट का जो पेज है उसमें मात्र केवल और केवल बीजेपी के चुनाव की बटन की फोटो दिखाई देगी हमको। तो तेजी के साथ में सरकार क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है अपने, कहना चाहिए, एजेंडे को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी कम हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में नई मिनिस्ट्री स्थापित करी गई है, प्रधानमंत्री सत्ता में जब से आए हैं ना, तो उन्होंने नए नए मिनिस्टर्स की घोषणा करी है, लेकिन बहुत कम ही चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। जैसे कि जो अश्विनी वैष्णव हैं, अभी भी वो मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मंत्री हैं, एंड उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो भी सौंप दिया गया है। अब भाई काम अच्छा ही किया होगा, इसलिए तो उनको चेंज नहीं किया गया है। आईटी रूल 2021 की बात करें, 25 फरवरी 2021 को क्या हुआ, एक जो फॉर्मल लीगल बेसिस था इस सेंसोरियल पार्टनरशिप का पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था आईटी रूल 2021 के माध्यम से 25 फरवरी 2021 को। इसने एक्सपांड कर दिया था, इस कानून ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था। इसमें सरकार क्या काम करती थी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को, कहना चाहिए, पढ़ सकती थी। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप में आप चैट करते हैं ना, तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, लेकिन सरकार उसको पढ़ लेगी। तो इससे हमारी प्राइवेसी वायलेट होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया था, बोला था कि इस प्रकार का जो कानून है वो अब चलने वाला नहीं है। हालांकि देखा जाए, ये जो 2021 का कानून था, क्या ये कम्प्लीटली कंट्रोल करता है एक्सपांस ऑफ डिजिटल कंटेंट को, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ तक कि जो आईटी रूल 2021 थे, केंद्र सरकार इसके माध्यम से कंप्लीट तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी डिजिटल कंटेंट को, इसलिए सरकार 2024 का नया ब्रॉडकास्टिंग कानून लेकर के आई है। इसमें व्यवस्था थी कि काय की ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज़ की। तो इसको क्या है, एक्सपांड किया जा रहा है दो बार। पहली बार कब एक्सपांड किया गया था, 28 जनवरी 2023 को। इसने क्रिएट किया था 3 ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को, GAC शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। इसके हेड कौन रहते हैं, ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहते हैं, ठीक है, MIB एंड MEITY। इन्होंने अभी तक सुनवाई किया था 1216 अपील का, एंड इशू किया था 1089 सेक्रेट ऑर्डर, किनको, ऑनलाइन प्लेटफार्म को, कि आप जो है पार्टिकुलरली कंटेंट को प्रसारित नहीं होने देंगे, उसको एकदम दबा दो, बंद कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, द मोदी क्वेश्चन, जिसमें गुजरात में जो दंगे हुए थे ना, उसमें उनको दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया गया है मतलब ये था कि उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसके ऊपर उसको बनाया गया था। अब यदि सरकार सही में सच थी तो उसने उसको ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं होने दिया था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, और वो भी चुनाव आने वाला था 2024 का, इसलिए सरकार ने उसको क्या काम कर दी थी, उस मूवी को ब्लॉक कर दी थी। देख ही नहीं पाए हैं लोग क्या था उसमें। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं 6 अप्रैल 2023 की, तो जो आईटी रूल्स हैं इसमें अमेंडमेंट किया जाता है, जिसके माध्यम से यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है कि आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी डिजिटल कंटेंट को, यदि वो आपको फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग लग रहा है, ठीक है, विच वाज क्लेम्ड टू बी फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट, ठीक है, जिसको सरकार क्या कह रही है, फैक्ट चेकिंग अमेंडमेंट बोल रही है। लेकिन इसको स्टे लगा दिया गया था किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 21 मार्च सन 2024 को। अब सरकार कानून लेकर के आती है जिसका नाम है
ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 3 नवंबर 2023 को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑटोक्रेटिक सुपर वीपन डिजिटल सेंसरशिप लगाने के लिए। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसरशिप लगाना है आपको तो ये कानून बेहतर है। सिंपल टर्म में यदि हम कहें, यदि ये कानून पास हो जाता है तो आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है या फिर इंस्टाग्रामर है जो कि कमेंट करेगा पॉलिटिक्स को, रिपोर्ट करेगा न्यूज़ को, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड वर्क करना पड़ेगा किसके अंडर में, MIB के अंडर में। इससे क्या हो गया, इससे तो गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज हो गई है, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो चुकी है, अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोसेस है वो सब कम हो जाती है एंड जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना वो प्रभावित होंगे। हालांकि देखा जाए जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो 2024 का रहेगा। अभी ये इसको पब्लिक नहीं किया गया है और ना ही कंप्लीट लिस्ट आ पाई है कि ठीक है कौन कौन से जो स्टेक होल्डर हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। कुछ की हाइलाइट्स की यदि हम बात करें, वही जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बिल इंक्रीज कर देता है यूनियन गवर्नमेंट की कमांड को, कंट्रोल को डिजिटल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार की पावर बढ़ जाएगी। इसमें 3 प्राइमरी चीज़ें हाईलाइट करी जाती हैं। पहले नंबर की बात यह है जो इंडिविजुअल कमेंटेटर है ना, आजकल क्या है अब स्वतंत्र पत्रकारिता चालू हो गई है, तो जो कहना चाहिए डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है, कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको OTT ब्रॉडकास्टर के अंदर में सरकार डाल दी है। सेकंड नंबर की बात यह हो गई है कि ये क्रिएट करता है एडिशनल कॉम्प्लायंस ऑनलाइन प्लेटफार्म के ऊपर। एंड वहीं यदि हम एडिशन की बात कर लें तो जो IT रूल 2021 आया था, इसमें डिमांड रखी जाती है रजिस्ट्रेशन की, इन्फोर्स किया जाएगा सेंसरशिप, यहाँ तक कि रिक्वायरमेंट रहेगा प्लेटफॉर्म सच एस यूट्यूब टू फ्रेम स्पेशल कॉम्प्लायंस। यूट्यूब को खुद बोला जाएगा कि आप ये नियम कानून लेकर के आइए। इस न्यूज़ में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कवच सिस्टम के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाए ट्रेन के जो एक्सीडेंट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और एक्सीडेंट भी छोटा मोटा नहीं होता है, ऐसा होता है कि ट्रेन के डिब्बे हवा में उड़ जाते हैं। अभी लेटेस्ट एक और एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। जब भी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है कवच सिस्टम के ऊपर बात करी जाती है कि भाई कवच सिस्टम वहाँ पर लागू था कि नहीं था और लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। कवच नामक सिस्टम से क्या होता है ना, कहना चाहिए जो ट्रेनों में एक्सीडेंट है उसको आप रोक सकते हैं 100% आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन सिस्टम होता है, इसको तैयार किया गया है RDSO के द्वारा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसमें 3 भारतीय अनुबंधकारों ने सहायता करी थी। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे देश का नेशनल ऑटोमेटेड ट्रेन सेफ्टी प्रणाली, शॉर्टकट में ATP और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा सिस्टम है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के मानकों का पालन करता है, ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में सिग्नलिंग प्रणाली पर एक काफ़ी बेहतर निगरानीकर्ता के रूप में काम करता है। जैसे ही लाल सिग्नल के किनारे आपकी ट्रेन पहुंचने वाली रहेगी, लोको पायलट को तुरंत सचेत कर देगा और सिग्नल को पार करने से रोकने के लिए ज़रूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा देता है। तो इससे बेहतर सिस्टम और क्या हो सकता है। इसके अलावा जहां कहीं इमरजेंसी सिस्टम हो वहां पर SOS संदेश जारी भी करता है। वहीं यदि हम बात करें जैसे कि नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, जिसके माध्यम से ट्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको हम सेंट्रलाइज लाइव सिस्टम में रख सकते हैं। मतलब आपको लाइव दिखा देगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है।
वहीं यदि हम बात करें तेलंगाना की सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान कवच के लिए कहना चाहिए उत्कृष्टता केंद्र है। कवच की यदि हम बात करें पार्ट्स की, कंपोनेंट की, घटक की, तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। पहले नंबर की बात रहती है कि रेलवे ट्रैक में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक लगाई जाती है। कहाँ पर लगाते हैं? रेलवे ट्रैक में। इससे वस्तु या फिर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और फिजिकली कांटेक्ट या फिर दूर से वायरलेस डिवाइस की जानकारी का ऑटोमेटिक अंदाजा लगाने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या काम कर दिए हैं? रेलवे के ट्रैक में, रेलवे की पटरी में हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लगा दिए हैं। वो बताता है कि इसमें कोई चीज़ है कि नहीं है। दूसरे नंबर का जो घटक रहता है लोकोमोटिव, जिसे चालक के केबिन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर ड्राइवर बैठा है। यहाँ पर RFID रीडर लगा दिए, ठीक है। एक कंप्यूटर है, ब्रेक इंटरफेस उपकरण भी यहाँ पर लगाया गया है। तीसरे नंबर में क्या है? इसमें इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर टावर और मॉडेम जैसे रेडियो बुनियादी ढांचे भी लगाए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें इसकी चुनौती क्या है भाई, तो चुनौती ये है कि 15,000 किलोमीटर तक इसकी सीमित कवरेज है। 50 लाख रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आता है यदि इसको लगाया जाएगा, ठीक है। एंड 68,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क में इसको पूरी तरह से लगा पाना काफ़ी चुनौती वाली बात हो जाती है। हाल फिलहाल में भारतीय रेलवे ने सिग्नलिंग और टेलीकॉम बजट खंड के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसमें स्पेशल रूप से कवच को लागू करने के लिए RRS के राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष में 2,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कानून पारित किया है। जैसे कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं बीजेपी जो स्टेट है, जो हिंदू राज्य हैं, नॉर्थ वाले एरिया में ज़्यादातर ऐसा ही कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही इंटेंट रहता है कि भाई कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हिंदुओं का वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आज के समय में। हालांकि देखा जाए फोर्सफुली जो धर्म का परिवर्तन है ना, बहुत कम देखा जा रहा है। फिर भी इस प्रकार के कानून पारित किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात ही है, क्योंकि इतिहास बताता है कि पहले के समय में जब अंग्रेज लोग आए थे ना, तो उस समय में काफ़ी फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराया जाता था, या उसके पहले भी यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, ठीक है, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें बहुत सारे स्ट्रिक्टर प्रोविजन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जिंदगी भर के लिए जेल के लिए भेजा जा सकता है आपको, ठीक है। जो लोग गिल्टी पाई जाएंगे, ठीक है, कि आपने जो है इलीगल तरीके से किसी लड़की के साथ में शादी कर ली है और आप उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस बिल के अंतर्गत बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है, अटैक करता है, मैरी करता है, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं शादी कर लूँगा, ठीक है, या फिर इस प्रकार की बात वो बोलता है, या फिर वो किसी महिला को कहना चाहिए क्या काम करता है, अगवा कर लिए हैं, चाहे वो कोई माइनर हो या फिर वो कोई एनीवन हो जिसका इंटेंशन है कन्वर्जन, तो उस प्रकार के व्यक्ति को, ठीक है, उस प्रकार के अपराध के लिए मोस्ट सीरियस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। इस प्रकार के केसेस में 20 साल की जेल का प्रावधान है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एज अपोज टू 10 years एंड ए फाइन ऑफ 50,000 अर्लियर। इसके पहले तो 10 साल की जेल थी, 50,000 का फाइन लगाया गया था। पहले भी कानून ला चुकी है, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार। पहले के कानून में उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन एक्ट 2021 लाया गया था, ताकि इंफॉर्मेशन दिया जा सके और ए कंप्लेंट द प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम,
हर पेरेंट और सिबलिंग वे वाज नेसेसरी। तो जो इंफॉर्मेशन है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ विक्टिम है, उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स, इनकी उपस्थिति काफ़ी नेसेसरी कर दी गई थी। नया बिल कहता है कि जो केसेस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन हैं विल नॉट बी हेयर्ड बाय एनी कोर्ट बिलो द सेशन कोर्ट। छोटे मोटे केस में इसकी सुनवाई नहीं होगी। साथ ही साथ जो जमानत की जो याचिका है ना, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा विथआउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि मेक्स ऑल द क्राइम अंडर द अमेंडमेंट एक्ट नॉन बेलेबल। ये जो क्राइम है इसको नॉन बेलेबल बना दिया गया है।